जेएससी ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती कक्षा 9 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने पद्य भाग के अंतर्गत केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेर शुरू कर रखी थी, उसका दूसरा और अंतिम भाग लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। और अब तक हमने पढ़ा, समरी बता रहा हूं। कवि ने कहा है कि देख आया हूं मैं चंद्रग्रहण, अर्थात चंद्रग्रहण से कवि लौट रहा है और अब वो खेत की मेड़ पर बैठा अकेला देखता है क्या कि एक बीते के बराबर, बीते का मतलब बालिश्त, एक बालिश्त के बराबर एक हरा ठिगना चना है जो बांधे मुरेठा शीश पर, अर्थात अपनी शीश पर, अपने सिर पर एक पगड़ी बांधे बैठा है। उसके पास ही उगी है अलसी हटीली, चने के पास ही अलसी नामक पौधा उगा हुआ है। उसकी विशेषता क्या है कि वो काफ़ी हटीली है, काफ़ी जिद्दी है और वो देह की पतली है, कमर की लचली है। कह रही है जो छुए मुझे दान दूं हृदय का उसको, अर्थात जो भी मुझे छुए मैं उसको हृदय से प्रेम करूं, प्यार करूं। उसके बाद कवि कह रहा है कि सरसों की न पूछो, कि सरसों की तो पूछो ही मत, अर्थात सरसों में युवावस्था आ चुकी है और हाथ पीले कर लिए, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी। और ब्याह मंडप में किसके साथ पधारी? फाग गाता आया मास फागुन, अर्थात स्वयंवर किसका होगा? सरसों का, और फाल्गुन महीने का स्वयंवर होगा। फाल्गुन महीने की क्या विशेषता है कि वो फाग गाते हुए, अर्थात फाल्गुन के लोकगीत गाते हुए ही आ रहा है। कवि कह रहा है कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, अर्थात प्रकृति का प्रेम रूपी साम्राज्य है, चारों ओर से हिल रहा है। ऐसे मौसम में कवि क्या देख रहा है कि मेरे पैरों तले एक तालाब है जिसके पैंदे में, जिसके तल पर क्या है? भूरी भूरी घास उगी हुई है, कई वर्षों से उगी हुई है और उसमें जल है वो बह रहा है, अर्थात तरंग बह रही हैं और पूरे वेग के साथ बह रहा है। ऐसे में ही उस स्वच्छ जल पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कवि को वो कैसी अनुभूति होती है? कवि को ऐसा लगता है कि मानो चांदी का बड़ा सा गोल खंभा उस तालाब के भीतर मौजूद हो। ऐसे ही समय में और कवि देख रहा है कि उस तालाब के पास में कई पत्थर हैं जो वर्षों से पड़े हैं और चुपचाप वो पत्थरे पानी पी रहे हैं। जाने प्यास कब बुझेगी, पता नहीं उन पत्थरों की प्यास कब बुझ पाएगी। उसके बाद क्रमशः हम कविता को आगे बढ़ाते हैं और क्या कुछ लिखा है देखते हैं। कवि आगे लिखता है कि चुप खड़ा है बगुला डुबाए टांग जल में। एक बगुला है जो एक टांग पर खड़ा है, किसके अंदर? जल में खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, ध्यान अवस्था में खड़ा है और किधर भी नहीं देख रहा है, सिर्फ अपने टारगेट को देख रहा है। और उसका टारगेट क्या है? देखते ही मीन चंचल, अर्थात कोई चंचल मछली थोड़े समय के लिए कहाँ आए? ऊपर आए जल पर और ध्यान निद्रा त्यागता है, बड़े ही ध्यान मुद्रा में बैठा है। जैसे मछली ऊपर आती है अपने ध्यान को वो त्याग देता है और क्या करता है? चट दबाकर चोंच में, तुरंत, चट का मतलब है तुरंत। किसको दबाता है? मछली को। किसमें? चोंच में, नीचे गले के डालता है और वो बगुला उस मछली को अपने नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक ऐसी चतुर चिड़िया है जिसका माथा काला है और उसकी विशेषता है, अर्थात कोई दो विशेषता बताओ। पहली विशेषता कि उसका माथा काला है, दूसरी विशेषता कि वो चिड़िया कैसी है? चतुर है। श्वेत पंखों के जपाटे मार फौरन, फौरन यानी तत्काल, तुरंत। और उसके पंख कैसे हैं? सफेद। अपने सफेद पंखों से वो जपाटे मारती है और तुरंत किस पर टूट पड़ती है? टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, उस तालाब के अंदर टूट पड़ती है। क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। इधर से वो उड़ी, उड़ती उड़ती पानी की एक बूंद को अपनी चोंच में भरा और दूसरी साइड में चली गई, उधर से उड़ी और इस साइड में चली गई। इस प्रकार वो लगातार आ रही है और जा रही है, साथ ही साथ वो मछली को अपने चोंच के भीतर दबाकर कभी कभी खाती है, ऐसा कवि ने बताया है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। कवि को थोड़ा आश्चर्य होता है और कवि क्या कहते हैं कि ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, अर्थात अभी रेल की पटरी के पास कवि बैठा है, अभी ट्रेन आने के लिए कोई समय नहीं है, ट्रेन आएगी भी नहीं निकट भविष्य में 2-3 घंटे तक। और कवि कह रहा है कि मैं स्वच्छंद हूँ, आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ और शहर की उस भागम भाग जिंदगी से मैं दूर आया हूँ और खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहा हूँ
और मैं इसे बहुत लंबे समय तक लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे आज कोई काम नहीं है, कहीं नहीं जाना है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, चित्रकूट पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है। चित्रकूट की अनगढ़ अर्थात बिना गढ़ी हुई चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियां मैं देख रहा हूं। कहां से? रेल की पटरियों के पास से चित्रकूट पर्वत की कुछ अनगढ़ पहाड़ियों को, ऊंची नीची पहाड़ियों को कवि देख रहा है। दूर दिशाओं तक फैली हैं और वो पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हैं बांझ भूमि पर। वह भूमि जिसमें कुछ भी उपजाऊ नहीं होता हो, अर्थात अनुपजाऊ भूमि को या बंजर भूमि को क्या कहते हैं? बांझ भूमि। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, कवि क्या कह रहा है? रीवा किसको बोलते हैं? कंटीले पेड़ों को। जो पेड़ कंटीले हो वे रीवा के पेड़ कहे जाते हैं, बबूल की तरह। जैसे मान लो बबूल का पेड़ होता है वो कंटीला होता है, वैसे ही रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कुरूप का अर्थ क्या है? बद्दे। चारों ओर बद्दे रीवा के पेड़ खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। कवि क्या कर रहे हैं कि सुन पड़ता है मीठा मीठा अर्थात अमृत की तरह मीठा मीठा, रस यानी आनंद टपकाता सुग्गे का स्वर अर्थात जंगली तोता, जिसको हम सुग्गा बोल सकते हैं, टें 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 अर्थात ये स्वर सुनाई देता है। और सुग्गे का स्वर सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। वनस्थली का मतलब वन का हृदय चीरता अर्थात वो सुग्गे का स्वर, टेंटे टेंटे का स्वर पूरे जंगल को चीरता हुआ चारों ओर से हर जगह सुनाई दे रहा है और वातावरण को वो महकाए हुए है। कवि आगे कहता है, सुन पड़ता है सुग्गे का स्वर के बाद कवि की कविता क्रमशः आगे चलती है। उठता गिरता सारस का स्वर, उठता गिरता सारस का स्वर। सारस बगुल जैसा ये पक्षी होता है और उसका स्वर भी आ रहा है इधर उधर से, टिरंटो टिरंटो टो टो टिरंटो, इस प्रकार का स्वर आ रहा है। मन होता है, कवि क्या कहता है कि मेरा भी तो मन होता है। कहे क्या? उड़ जाऊं मैं किसके साथ? सुग्गे के साथ, सारस के साथ, बगुले के साथ, श्वेत पंखों वाली उस चिड़िया के साथ, काले माथ वाली उस चिड़िया के साथ। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा दृश्य, मेरा भी मन होता है उड़ जाऊं मैं। पर फैलाए, पर यानी पंख, फैलाए सारस के संग, किसके साथ? सारस के साथ, जहां जुगुल जोड़ी रहती है। जुगुल जोड़ी का मतलब है दंपति सहित, पति पत्नी। पति पत्नी, सारस अपनी पत्नी के साथ रहता है हरे खेत में। कहाँ रहता है? हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लो। कवि की क्या इच्छा है कि इन पक्षियों की सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं, क्योंकि मनुष्य में तो शायद आजकल दुर्लभ हो गई है और मैं इन पक्षियों के बीच बैठकर, इन पक्षियों के साथ उड़कर मैं इनकी सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं। किस प्रकार? चुपके चुपके, चुपके चुपके, ताकि इन्हें भी पता नहीं हो और मैं भी जीवन में रस को प्राप्त कर लूं। तो इस प्रकार से ये कविता हमारी हुई है जिसका शीर्षक था चंद्रगहना से लौटती बेर। एक बार इस कविता को मैं पुनः समरी के रूप में समझा रहा हूं। देखिए कि कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट कर आ रहा है। देख आया हूं मैं चंद्रगहना, और साथ ही उस दूर व्यापारिक नगर से अब आ गया है। खेत की मेड़ पर बैठा अकेला कवि देख रहा है एक हरा ठिगना चना और शीश मुरेठा बांधे अर्थात अपने सिर पर पगड़ी बांधे बैठा है और उसके गुलाबी गुलाबी फूल आए हुए, उसको कवि ने पगड़ी की संज्ञा दी है। उससे चने के पास अलसी उगी हुई है। अलसी की विशेषता की काफ़ी जिद्दी है और उसकी विशेषता की देह की पतली है, उसकी विशेषता की कमर की लचीली है। और वो क्या कर रही है? वो कर रही कि जो छुए मुझे उसे तुम्हें दाने हृदय, अर्थात मेरा हृदय में उसको दान में दे दूं। सरसों के न पूछो, कवि कह रहा कि सरसों की तो पूछो ही नहीं मत। क्यों नहीं पूछो? क्योंकि वो समझदार हो गई है, हो गई सबसे सयानी, सयानी समझदार हो गई है। हाथ पीले कर ब्याह मंडप में पधारी, किसके साथ? फाल्गुन के साथ।
वो विवाह का प्रस्ताव कर रही है, विवाह कर रही है। और कवि कह रहा है कि प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक कहीं अधिक है, प्रकृति का सारा अनुरागन चल हिल रहा है। तालाब को मैं देख रहा हूँ, उसके पास कुछ पत्थर पड़े हैं, कई वर्षों से पानी पी रहे हैं। तालाब के अंदर भूरी भूरी घास उगी हुई है और हिलोरे ले रही है। तालाब में स्वच्छ पानी है, उज्जवल पानी है। और ऐसे में कोई एक श्वेत पंखों वाली, काले माथे वाली चिड़िया आती है और वो एक झपाटा मारती है, पानी की बूंद लेती है। उसके बाद वो मछली को और अपने चोंच में दबाती है और ऐसा ही कुछ बगुला करता है। ध्यान निद्रा त्याग कर चटे अपने चोंच में गले के वो नीचे डालता है मछली को। ऐसा दृश्य कवि देख रहा होता है। उसके बाद कवि कहता है कि मैं देखता हूँ कि रीवा के इधर उधर कटीले पेड़ खड़े हैं, मैं देखता हूँ कि सारस पक्षी है, वो आराम से बात कर रहा है। मैं देखता हूँ कि सूगे का स्वर टी 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 टिरंटो टिरंटो स्वर चारों ओर से सुनाई दे रहा है। और प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ कहीं अधिक है, ये बात कवि अनुभव कर रहा है। कवि कह रहा है कि जहाँ से ज़मीन थोड़ी ऊंची है वहाँ से रेल की पटरियाँ बिछी हुई हैं और अभी ट्रेन का समय नहीं है। मैं स्वच्छंद हूँ, मैं आज़ाद हूँ और कुछ समय के लिए इस प्राकृतिक दृश्य को अपने भीतर भरूंगा और इस दृश्य का आनंद लूँगा। ये बात कवि केदारनाथ अग्रवाल अपनी कविता में कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस कविता को पढ़ा। नीचे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस की अपन मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से लिखे हुए हैं। हाँ, कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि इस विजन में अधिक, अर्थात इस विजन में, ये प्रश्न है और इसके डॉट 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 मतलब इस विजन से कविता की पंक्तियां स्टार्ट होंगी और यहाँ तक है वो। तो इसके बीच में लाइन सब कुछ इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से जहाँ प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, ये 3 लाइनें हैं। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश और क्यों, यानी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का शहरों के प्रति क्रोध या आक्रोश क्यों प्रकट हुआ है। क्योंकि शहरों ने ग्रामीण संस्कृति को ध्वंस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। शहरों की भागम भाग जिंदगी ने और साथ ही शहरों की इस चकाचौंध ने गांव के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया है, रोजगार ने पलायन करने के लिए मजबूर किया है। और जैसे जैसे ये शहरी संस्कृति बढ़ती गई वैसे वैसे गाँव से खुशहाली समृद्धि दूर होती गई। इस कारण कवि का ग्रामीण संस्कृति नगरीय संस्कृति के प्रति है वो आक्रोश व्यक्त हुआ है। अगला है कि सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि सरसों को सयानी कहकर यह कहना चाहता होगा कि सरसों अब युवावस्था में आ गई है, अर्थात माघ और फाल्गुन का समय है। सरसों पर पीले पीले फूल आ गए हैं और वो अब पकने की अवस्था में है। धीरे धीरे वो अपने चरम सौंदर्य को प्राप्त किए हुए हैं। तो सरसों के चरम सौंदर्य को और पीले फूलों को कवि ने सयानी कहकर संबोधित किया है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। कवि ने अलसी की क्या विशेषता बताई है। अलसी काफी हटीली है, अर्थात जिद्दी है। और वो क्या कर रही है, वो कह रही है जो छुए मुझे दूर हृदय का दान उसको, दूर हृदय का दान उसको। अर्थात अलसी है वो चने के सामने और प्रेम का प्रस्ताव रख रही है। इस प्रकार के मनोभाव प्रकट हुए हैं। वो देह की पतली है, कमर की लचली है और काफी हटीली है, काफी जिद्दी है। अलसी के लिए हटीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। अलसी के लिए हटीली अर्थात जिद्दी विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि अलसी को किसी ने बोया नहीं है, वो चने के पास अपने आप उगाई है। वो जानबूझकर उगी है और वो बात कर रही है, वो चने को छेड़ रही है। इस कारण उसके लिए हटीली विशेषण का प्रयोग हुआ है। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। कवि को और वैज्ञानिक सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान है। यह बात हमें पता चलती है कैसे, जब स्वच्छ जल पर और सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो स्वच्छ जल एकदम पुनीत पावन लगता है। ऐसे में उस स्वच्छ जल के अंदर हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जल चांदी के खंभे की तरह चमक रहा है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कवि का प्रकट हुआ है। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। हरे चने का सौंदर्य वो एक बीटे के बराबर अर्थात एक बालिश के बराबर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 22.5 सेंटीमीटर के लगभग है। वो कैसा है, वो हरा है। वो कैसा है, वो ठिगना है अर्थात बोना सा है। और वो कैसा है, वो अपने सिर पर
गुलाबी पगड़ी बांधे बैठा किसान की तरह, अर्थात ये सभी विशेषताएं चने की बताई गई है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? वैसे तो इस पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है, चने के माध्यम से, अलसी के माध्यम से, सरसों के माध्यम से, अलावा इसके रीवा के पेड़ के माध्यम से, और साथ ही साथ इस खेत खलिहान में और जो भी फसलें उगी हुई हैं उन सब के माध्यम से कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। ये बातें आपको लिखनी है। कविता में उन पंक्तियों को ढूंढे जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित होता है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को जागृत कर रहा है। वो पंक्तियां कौन सी है? और इधर उधर रीवा के पेड़, किसके पेड़? रीवा के पेड़। सुन पड़ता है सूगे का स्वर, टिरंटो टिरंटो, ये पंक्तियां हैं वो आपको लिखनी है। और टेंटे टेंटे का स्वर है वो आपको लिख रहा है, तो ये पंक्तियों का भाव इसमें प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार इस कविता के प्रश्नों की चर्चा भी हमने कर ली है। उत्तर कैसे निर्माण करना ये भी चर्चा हमने कर ली है। असाइनमेंट के रूप में प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे, राइटिंग का ध्यान रखोगे तो ये आपके हित में है। और जो भी समझ में नहीं आया उसको आप डाउट कॉलम में डालोगे। डाउट पूछना एक विद्यार्थी की नैतिक जिम्मेदारी है और आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आज की कविता आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कोई आपका प्रश्न है तो उसके लिए आपका वेलकम है 24/7। बहुत बहुत धन्यवाद।